अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, क्वालिफाइंग राउंड T20 वर्ल्ड कप का इख्तिताम पजीर हुआ। क्वालिफाइंग राउंड एक ऐसा सनसनीखेज राउंड देखने में आया कि जिसमें जो बेहतरीन टीम्स भी थीं, वर्ल्ड क्लास टीम्स जो थीं, वो छोटी टीम्स का मुकाबला करते हुए सर्वाइवल की जंग लड़ती हुई दिखाई दी। तो कितनी कंफ्यूज रही। आने वाले दिनों में अब जो अगला सुपर 12 राउंड है उसमें कंपटीशन कितना टफ होगा। आज का अगर नमीबिया का हम मैच लें तो जिस तरह उन्होंने पहले बैटिंग में आयरलैंड को 125 पे रोका, तो बॉलर्स की किस हद तक शानदार कारकर्दगी रही और नमीबिया की जानिब से जिस तरह बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया गया। अब सुपर 12 में पाकिस्तान के ग्रुप में आ चुकी है, तो वो क्या किसी टीम को टफ टाइम दे सकती है? अगर जीतने की सलाहियत नहीं रखती तो क्या किसी का सर भी ले सकती है? तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर यासिर अरफात साहब ने। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आज इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। यासिर भाई, जिस तरह आज का मैच आपने नमीबिया का देखा, जिस तरह पहले बुक किया, टीम को रोका, एक बड़ा टोटल नहीं बनाने दिया, और फिर जिस तरह बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया, जो 4 खिलाड़ी थे, ओपनर्स ने भी डबल फिगर में रन्स बनाए, और फिर बाद में कैप्टन और डेविड वीजे की जो पार्टनरशिप थी वो आपकी नज़र में कैसी थी और आने वाले दिनों में ये कितना टफ टाइम दे सकती है टीम? देखिए, बड़ा ही आयरलैंड के लिए बहुत बड़ा अपसेट था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया था, बड़े ही अच्छे तरीके से वो पहला मैच जीते और बड़ी इनकी मतलब एक अच्छी साइड नज़र आ रही थी। मगर जो इख्तिताम और आज का जो मैच हुआ, स्पेशली जिस तरीके से वो नमीबिया से हारे, वो उनके लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उनके जिस तरीके से वो लोग हारे, और फिर उनकी जो टॉप ऑर्डर में अगर आप देखें, स्टर्लिंग ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 38 रन की, और उसके बाद फिर उनके साथ जो ओपनर थे उन्होंने अच्छी बैटिंग की। मगर अगर आप देखें कि नमीबिया ने ओवरऑल जो क्रिकेट खेली उसमें, जिसमें डेविड वीजा का आप कमाल देखें कि दोनों मैच, जो पिछला मैच भी था वो भी उन्होंने उनको निकाल के दिया इस टूर्नामेंट में, और ये मैच भी अगर आप उनकी बॉलिंग देखें और फिर जब जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से किया, तो बड़ी ही खुशाइन चीज़ है कि एसोसिएट्स नेशंस में ये एक नई टीम, उभरती हुई टीम आ रही है, और इसमें मोस्टली लड़के जो हैं साउथ अफ्रीका के हैं। डेविड वीजा खुद साउथ अफ्रीका से हैं। इनके जो कोच हैं एल्बियन मॉर्कल के बड़े भाई, वो इनकी कोचिंग करते हैं। तो अच्छा है, नई एसोसिएट्स टीम नई ऊपर आ रही है, तो एक क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन है। हैरत इस बात तो है कि पहली बार T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली टीम एक अच्छी टीम को टफ टाइम देके उसे हराते हुए सुपर 12 मरहले में शामिल हो चुकी है। तो अब आयरलैंड का भी सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान के ग्रुप में नमीबिया आ चुकी है। तो पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो इंडिया के साथ, दूसरा न्यूजीलैंड के साथ, तीसरा अफगानिस्तान के साथ, चौथा स्कॉटलैंड के साथ, और पांचवा जो है वो नमीबिया के साथ है। आमिर भाई, क्या समझते हैं आज की डेविड वीजे की परफॉर्मेंस, और बिलखुसूस कप्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया? डेविड वीजे ने मार्जिन पूरा दिया खेलने का कि आप अपनी 50 मुकम्मल करें, और फिर जिस तरह वो डबल फिगर में खुद भी रहे, 2 विकेट्स भी हासिल की। कितना टफ टाइम आने वाले दिनों में देख रहे हैं दूसरी टीम्स के? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक जितना भी टूर्नामेंट हुआ है, हम डेविड वीजा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में जो एरस्मस उनके कप्तान हैं, उन्होंने 32 रन स्कोर किए। बड़ी क्रूशल इनिंग्स थी। उन्होंने बेसिकली इनकरेज किया डेविड वीजा को कि अपनी ओरिजिनल गेम खेलें। आज जब वो बैटिंग करने आए, थोड़ी सी मुश्किल हालात थे, और मैं समझता हूँ कि बेस्ट इनिंग्स अभी तक जितने भी आपने बैट्समैनों को देखा है, आज की ये वाली इनिंग्स जो थी, अभी तक जितना वर्ल्ड कप हुआ, ये बेस्ट इनिंग्स थी। सही। गेम अवेयरनेस, फिटनेस, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर जो सिचुएशन की डिमांड थी उसके मुताबिक उन्होंने बैटिंग की। आप देखें, विकेट मुश्किल थी, उन्होंने कोई शुरू में आके बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं की। गेंद को चिप करते रहे गैप्स में, और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही ज़बरदस्त की। फील्डरों को अटैक किया, और ये मैं इसलिए इस इनिंग्स का जो है जिक्र कर रहा हूँ। आगे जाके इस तरह की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आज आपने शारजा की पिच देखी, बहुत ही टायर्ड पिच थी, बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रहा था। बैट्समैन को खुद जो है एफर्ट करके बड़ा स्ट्रोक मारना पड़ रहा था। बॉलर के कई बुरे गेंद भी जो थे वो अच्छे साबित हो रहे थे। सो आई थिंक कि इस तरह की अगर आपकी टीम में कोई इस तरह की बैटिंग करने वाले 2 प्लेयर होंगे, जिस टीम के पास भी, वो टीम जो है इस टूर्नामेंट में बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल ठीक है, पावर हिटर्स की बात होती है, सारा कुछ है, T20 की डिमांड है, लेकिन
ये पिचेस कुछ और तरह की। हाँ, जब आप अबू धाबी में खेलेंगे जहाँ पे एक आधी पिच आपको जो है बाउंस वाली मिलेगी, या दुबई में एक आधी पिच मिलेगी जहाँ पे ट्रू बाउंस होगा, वहाँ पे आप अपने आप को एज ए बैट्समैन जो है वो फ्रीडम के साथ खेल सकते हैं, अपने आप को जो है वो असर्ट कर सकते हैं। लेकिन टीम में वही आगे जाएंगी जिनके पास इस तरह के बैट्समैन होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने सर फाड़ने वाली बात की थी वो सही कह रहे हैं। अगर इनको इसी तरह की कंडीशंस मिल गई, सही, क्योंकि ये अपनी लिमिट में रह के खेलने वाले प्लेयर हैं, इनको पता है कि यार इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि उनकी भी टेक्निक बहुत अच्छी है और ये टीम इस तरह की है, अगर इनको इस तरह की कंडीशंस मिली, ये वाकई किसी का सर फाड़ सकते हैं। और इनमें एक जो अभी नई एडिशन हुई है आज, या फ्रांस, जिनके जो ऑफ स्पिनर है, मैं समझता हूँ कि वो आज उनको सिर्फ 2 ओवर करवाए, उन्होंने एक आउट भी किया था, लेकिन रेफरल इन्होंने नहीं लिया, जिसकी वजह से वो चांस मिस हो गया। वो बड़े मुझे मुश्किल ऑफ स्पिनर नज़र आए। सही। तो सो इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो मिक्स बैग है। सही। और ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे गेंद रुक रहा है, तो ये किसी टीम का शायकीन की उम्मीदें कुछ और तरह की हो सकती हैं, लेकिन जो पिच की डिमांड है उसको देखते हुए अगर खेल खेला जाए तो बेहतरीन परफॉर्म किया जा सकता है। यासिर भाई, जिस तरह आज कप्तान की इनिंग्स को देखें, कप्तान ने बेहतरीन परफॉर्म किया। ओपनिंग जोड़ी जो थी वो तो ठीक ही चल रही थी पिछले मैचेस में, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो अगले मैचेस हैं, अब अगला मैच पाकिस्तान के साथ नामीबिया का जब होगा, तो पाकिस्तान को किस तरह की मुश्किलात का सामना होगा? डेविड वीजे की अगर ऑलराउंडर बतौर परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत बेहतरीन है, कप्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन है, तो किस तरह का टफ टाइम देगी? देखिए, ये जो T20 फॉर्मेट होता है, इसमें अगर आप इसमें कमबैक का चांस बहुत कम होता है। तो अगर आपकी टीम में 3 से 4 प्लेयर भी इस तरह के अगर हैं कि जो मैच को टर्न अराउंड कर सकते हैं उसके रिजल्ट को, तो आपके लिए ऑलवेज अ थ्रेट होती है कि आप हमेशा किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। तो अगर ये हमारे पूल में आ भी गए हैं, मगर जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके क्रिकेटर्स हैं, अगर आप इनको अब देखें तो अगर 3 से 4 प्लेयर, इनकी अरेजमस की बात करें, कप्तान की, डेविड वीजे की बात करें, और आमिर भाई ने जिस तरह भी स्पिनर की भी बात की, तो अगर इस तरह के अगर प्लेयर आपकी टीम में मौजूद हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अच्छी कम्बिनेशन के साथ खेलना है, तो आपको इन टीमों के खिलाफ भी, और स्पेशली ये 3-4 जो प्लेयर इनको टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी क्रिकेट ऑन द डे अगर अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, तो ये क्रिकेटर ऐसे हैं कि आपसे, ये जितनी मर्जी बड़ी टीम भी आपकी हो, आपसे ये मैच लेके जा सकते हैं। डेविड वीजा ने जो 70 ऑड प्लस रन किए थे पिछले मैच में, तो वो कोई भी उस टाइम बॉलिंग उस टाइम हो रही होती तो ये मैच लेके जा सकते हैं। देखिए, इनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ट्रम्पलमैन जो है, वो बुरे फास्ट बॉलर नहीं है। इस टॉल ला के गेंद को पटकते हैं, और उसमें यह है कि उनका गेंद जब फंसता है वो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किलात लेके आ रहा है। जैन फ्रेलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैन फ्रेलिंग का जो जब राउंड द विकेट आके बॉल करते हैं, विकेट टू विकेट करवाए, 3 विकेट्स लिए, पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और देखिए, आज इनकी परफॉर्मेंस इसीलिए हाईलाइट होनी चाहिए कि इनको शुरू में बहुत मार पड़ी। एक टाइम के ऊपर आपको साफ नज़र आ रहा था कि आयरलैंड जिस तरह स्टार्ट उनको मिला, जिस तरह उन्होंने आके बॉलर्स को जो फैंटी लगाई, उसके बाद वहाँ से उन्होंने जो कम बैक किया है, वो शो करता है कि कैरेक्टर गेम में प्लग्ड इन थे, डायल्ड इन थे कि नहीं हमने कुछ करके दिखाना। उनको नज़र आ रहा था एक हिस्ट्री इन मेकिंग है अगर हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके हर बॉलर ने अपनी लिमिटेशन में रह के किया है। देखिए, उनकी फ्राइलिंग की इतनी पेस नहीं है, लेकिन वो जो एंगल यूज़ करते हैं और एंगल क्रिएट कर रहे थे, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, और जहाँ पे फंस रहा हो गेंद, वहाँ पे बड़ी हिट मारनी ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया परफॉर्मेंस। आमिर भाई, कैचेस विन मैचेस क्या समझते हैं? जिस तरह कैच बेहतरीन पकड़े गए और फिर बाद में विकेट्स उड़ाई गई, बॉलर्स नामीबिया के, जब आप पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो उस टूर्नामेंट को परखा किस तरीके से जाता है? क्या तमाम टीम्स अब बायोमैकेनिक तरीके से ही परखती हैं, या फिर परखने का अंदाज कुछ और तरह? देखिए, कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में वो ये है कि कप्तान को अपनी टीम की लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। सही। अगर मेरा एक बॉलर जो है वो नहीं 150 के ऊपर बॉल कर सकता, या बैट्समैन को नहीं डरा सकता, मैं उसको नहीं कहूँगा कि भाई इसको डराना बैट्समैन को, इसको बाउंसर मारो, आपको मार ही पड़ेगी। मैं इस मैच में जो हाईलाइट करनी चाह रहा हूँ चीज़, एक तो उनकी बैटिंग का जिक्र किया कि कितनी कंट्रोल उन्होंने बैटिंग की, और अग्रेशन भी था, छक्का भी मार लेते थे, फिर जो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट मार के चौका हासिल किया, वो भी ज़बरदस्त स्ट्रोक था। ऐसी पिचेस के ऊपर जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं
आपने ग्रीडी नहीं होना। सही। अगर आप आज देखें, बहुत अच्छा स्टार्ट था, 67 for 1 थे ये, और वहाँ से ये 120 भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने किया। सो अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, ग्रीडी नहीं होना, आपने करते जाना, गेम को आखिर तक लेके जाना, आखिरी 5 ओवर में टारगेट करें, तब जाके आप 170 180 तक पहुंचेंगे ऐसी पिचेस के ऊपर। अगर आपने अच्छे स्टार्ट के बाद ये सोचना शुरू कर दिया कि 200, आज नामीबिया की अगर स्ट्रेटेजी देखें तो वो यही थी, वो जो लास्ट तक लेके गए हैं वो ग्रीडी नहीं हुए, टिके रहे हैं विकेट्स के ऊपर। सिचुएशन डिमांड ये कर रही थी कि आपने जो है कंट्रोल्ड इनिंग्स खेलनी है। आप देखिए वो सिंगलें करते रहे और उन्हें रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उनको पता था कि फील्डर जो हैं वो थोड़े से थके होंगे, हल्का, और उन्होंने ज़ोर से शॉट नहीं मारी। जब भी गैप में गेंद खेला उन्होंने हल्का सा पुश किया ताकि बॉलर फील्डर को भाग के आना पड़े, और उसमें उन्होंने ज़बरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट की, फिटनेस अपनी दिखाई, क्रिकेटिंग जो सेंस है वो दिखाई। सो लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस के आगे जाके जो बड़ी टीमें हैं, अगर हम अपनी टीम की बात करें, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे सुन रहा हूँ पावर हिटिंग की बात। पावर हिटिंग पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तवज्जो इसे देनी चाहिए कि आप मरबूत हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरें और ग्रीडी ना हो, और पिच की कंडीशन को भी देखें, खिलाड़ियों की सूरत हाल भी देखें और फिर फैसला करें। नाज़रीन, सुपर 12 मरहले पे बात करेंगे, कितना सनसनीखेज होगा। यासिर अरफात साहब और आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कल से मैचेस का आगाज़ होने वाला है। सुपर 12 का मरहला कल से शुरू होगा। तो कल जो 2 मैचेस हैं, दोनों ही बड़े मैचेस हैं। अगर हम पहले मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है। तो दोनों तरफ अगर बॉलर्स को देखा जाए तो बॉलर्स भी कमाल के हैं, अगर बैट्समैन देखे जाएं तो बैट्समैन एक से बढ़कर एक हैं। तो कल के मैच में कितनी धमाल होगी, यासिर अरफात साहब की जानिब बढ़ते हैं। यासिर भाई, अगर हम टीम कंपैरिजन देखें तो ऑस्ट्रेलिया में एरॉन फिंच हैं, वार्नर हैं, स्मिथ हैं, मैक्सवेल हैं, एक के बाद एक बल्लेबाज बेहतरीन है। T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, ICC की टूर्नामेंट्स की बात करें तो बेहतरीन तरीन टेक्निक्स रखने वाले ये तमाम बल्लेबाज हैं। क्या समझते हैं कि कल का पहला मैच किस हद तक टफ होगा? देखिए, दोनों ही टीमें बड़ी ही मुख्तलिफ किस्म की इनकी टीमें हैं। अब साउथ अफ्रीका ने जिस तरह पाकिस्तान को हराया, तो आप उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने अच्छा वाला 189 का जो टारगेट उनको दिया, उन्होंने कर लिया और 5 विकेटों पे किया। वेंडर डुसन ने बैटिंग की, उसमें बेहतरीन इनिंग खेली। उसके अलावा उनकी माकरम उनके मेरे ख्याल से उस मैच में नहीं खेले थे, मगर वो भी हैं, और डेविड मिलर उनकी टीम में है। और आपने ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह बात की, ऑस्ट्रेलिया की भी एक से एक अच्छा बैट्समैन है। और जिस तरह देखिए, जिस तरह की कंडीशन यूएई की हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो स्पिनर का रोल होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में एडम जैम्पा और उसके बाद एस्टन एगर, 2 स्पिनर ऐसे हैं कि जो बड़े ही वाइटल होंगे उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच होगा। वेरस जब आप इनकी बात करते हैं तो इनके पास तबरेज़ शम्सी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद फिर काशिफ महराज हैं। तो दोनों टीमें बड़ी बैलेंस हैं, निगेडी है फास्ट बॉलर जी, बिल्कुल दोनों टीमें बैलेंस हैं। और दोनों टीमों ने जो अपने प्रैक्टिस मैचेस में बड़ी अच्छी, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बड़ा अच्छा मैच हराया और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मैच जिताया। तो दोनों की जो मेरे ख्याल से वो जो मोराल होगा काफ़ी हाई होगा और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आमिर भाई, क्या समझते हैं कल के पहले मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस किस तरफ से उम्मीद की जा सकती है, बॉलर्स की होगी या बल्लेबाजों की? हाँ, सबसे पहले तो स्पिनर्स का जिक्र हुआ है। इस टूर्नामेंट में स्पिनर्स का मैंने पहले भी कहा है कि लोग कोशिश करेंगे कि इनको 7.5 ओवर के रेट के ऊपर स्कोर करें। अंधे गेंद मिल जाते हैं तो और भी स्कोर हो सकता है, फास्ट बॉलर्स के ऊपर अटैक करेंगे। यही थिंकिंग होगी सारे बैट्समैनों की। और जो ड्रेसिंग रूम में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप ऑपोजिशन को डिस्कस कर रहे होंगे तो यही जिक्र होगा कि किस फास्ट बॉलर को और किस बॉलर्स को हमने टारगेट करना है। अब साउथ अफ्रीका की टीम जो है, मेरा ख्याल है उनके पास एज है अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की कभी भी ट्रेडिशन नहीं रही कि वो एक से ज़्यादा स्पिनर के साथ खेलें। पाकिस्तान में अगर आए हैं या इंडिया में गए हैं तो उन्होंने एक ऑफ स्पिनर उनके हुआ करते थे और फिर साथ में एडम्स जो है गूगली बॉलर थे।
अब देखें उनके पास शमसी है, फोर्टेन है, उसके बाद केशव महाराज है, फिर माकरम बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली जो सीरीज़ खेली अगेंस्ट श्रीलंका में, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपनी ऑफ ब्रेक के साथ विकेटें भी हासिल की और बैट्समैन को कंट्रोल में भी रखा। बैटिंग लाइनअप भी उनमें मैच विनर मौजूद हैं। अगर आप डिकॉक की बात करते हैं, फांडडूसन है, और इनके प्लेयर्स ऐसे हैं जो मिलर का जिक्र किया है, मिलर है, बेबूमा है, यासिर ने 2-4 लड़कों का जिक्र किया, बड़े डेंजरस प्लेयर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको पेस चाहिए स्कोर करने के लिए, जिस तरह उनके वार्नर हैं ओपनर, वो पेस पसंद करते हैं, हिटें मारने शुरू में जाते हैं और अभी उनकी फॉर्म भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। प्रेशर आएगा फिंच के ऊपर। ग्लेन मैक्सवेल है, वो आके अंदर वो हर गेंद के ऊपर ही छक्का मारने की कोशिश करते हैं। सो इनके जो 2-4 बैट्समैन हैं वो सस्पेक्ट होंगे ऐसी पिचेस के ऊपर। बड़ा लकी होगा ऑस्ट्रेलिया के अगर उस दिन ये चलते हैं और ऑपोजिशन को ये कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। इन माय ओपिनियन साउथ अफ्रीका को इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एज होगा। साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया पे एज होगा। यासिर भाई, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? और दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि बल्लेबाजी पहले फायदामंद साबित होगी या दूसरी इनिंग ज्यादा फायदामंद साबित होगी? देखिए, ऑल डिपेंड्स कि आप पहला मैच खेल रहे हैं या दूसरा। और अगर हम पहले मैच की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच, तो उसमें मेरे ख्याल से मोर और लेस जो टीम जो टॉस जीतेगी ऑब्वियसली वो टारगेट सेट करने के लिए जाएगी उसमें, क्योंकि ड्यू का फैक्टर नहीं आएगा। क्योंकि देखा ये जाता है कि जब आप T20 में टॉस जीतते हैं तो बैटिंग की ऑप्शन लेते हैं एक अच्छा टारगेट करके, उसके बाद फिर जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स दोनों टीमों में एक अच्छे स्पिनर्स हैं, तो उनको लेके ये बॉल जिस तरह रुक के आ रहा है, और स्पेशली जो शारजा की पिच पे भी आज हमने दोनों मैच देखे, बड़े ही लो स्कोरिंग। और जो की होता है T20 में स्पेशली यूएई में, जो टीम पावर प्ले जीत जाती है मोर और लेस उस टीम के चांस होते हैं T20 जीतने के। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है बैटिंग लाइनअप के लिए कि जो मिडिल में जब ओवर चल रहे होते हैं, जिस आमिर भाई ने भी बात की, उस टाइम अगर आपकी टीम में डेप्थ और एक्सपीरियंस है तब जाके फिर आपकी टीम एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये एक वो हवा सा बना होता है कि T20 में आपने जाना है, पावर हिटिंग की बात की, मारना है, मगर यहाँ पे आपको मिडिल में जब स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होंगे वहाँ पे आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि स्ट्राइक जो रोटेट होती है उसके बाद फिर एक ऐसी फाउंडेशन बने कि आखिरी 6 ओवर में आपके पास प्लेयर हो कि आप बड़े स्कोर के लिए जाएं। आमिर भाई, क्या समझते हैं कि जो कल का पहला मैच है, पहले मैच का इम्पैक्ट दूसरे मैच पे कितना पड़ेगा? देखिए, ऐसा इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर तो उसी ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है फिर तो उसका आइडिया हो जाता है कि ये पिच जो है वो किस तरह बिहेव कर रही है और हम लोगों ने हमारे प्लेयरों से क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारी टीम जो वो जीते। दुबई की पिच है कल, तो दुबई की पिच की डिमांड क्या? देखिए, दुबई में अगर आप पिछले वहाँ जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे कुछ पिचेस के ऊपर जो है 140 पे सही, एक आधी पिच ऐसी थी जो 180 तक टीम को जाने दे रही थी, वो बैट्समैन को फ्रीडम के साथ खेलना अलाउ कर रही थी। अब डिपेंड करता है कि किस पिच के ऊपर कल मैच होता है। दोनों के पास पेस बॉलर बहुत अच्छे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, दोनों साइड्स में पेसर अच्छे हैं, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका को एज मिल रहा है क्योंकि दे हैव मोर स्पिनिंग ऑप्शन। बॉलर भी टर्न करने वाले हैं। केशव महाराज जो है बड़े दलेरी के साथ बॉल करते हैं, गेंद को फ्लाइट भी करते हैं, उनका आर्म बॉल भी अच्छा है। तब्रेज़ शमसी, गुगलीज, फ्लिपर्स। सो कल यही कह सकते हैं कि सही मानों में जो है क्रिकेट स्टार्ट हो। निगेदी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? निगेदी देखिए, एंड गिडी जो है वो बेसिकली बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा है। सही, वो बड़ा बैट्समैन को क्रैम्प कर रहा है। वो इज़ अ मच मोर इम्प्रूव बॉलर, लेकिन प्रेशर आपसे मुख्तलिफ चीज़ें करवा देता है। लेट्स सी कि कल वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन नोकिया जो है इनके साउथ अफ्रीकन जो फास्ट बॉलर है, किसी दिन तो वो ही इज़ द हॉटेस्ट और किसी दिन वो बिल्कुल बिलो द पार बॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे करते हैं, जिसकी वजह से उनको मार पड़ती है। तो वो थोड़ा सा वीक लिंक लग रहा है मुझे। अगर नोकिया अच्छे बॉल कर लेते हैं अलॉन्ग विद रबाडा तो बड़ा तगड़ा मैच होगा और इंजॉयबल मैच होगा। यासिर भाई, क्या राय रखते हैं कि कल का जो दूसरा मैच है इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज के साथ, दोनों तरफ अगर हम टीम कंपैरिजन करें, इयान मॉर्गन, जेसन रॉय हम देख लें, बटलर देख लें, बेयरस्टो देख लें, लिविंगस्टोन, मोइन,
यानी एक के बाद एक बल्लेबाज और फिर बेहतरीन गेंदबाज उनके पास मौजूद हैं इंग्लैंड के पास, और वेस्ट इंडीज़ के पास भी कम नहीं है। क्रिस गेल हैं, उसके साथ साथ आंद्रे रसल हैं, पोलार्ड हैं, निकोलस कोरान हैं। अगर कल के मैच में हम ड्यू फैक्टर भी देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाले को कितना फ़ायदा है? देखिए, वो पिछली सवाल का मैं थोड़ा सा एक ऐड और भी कर लूँ कि जो स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, और जब इस ग्राउंड की बात कर रहे हैं दुबई की, तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी एज अ टीम, एज अ प्लेयर जो बनाई जाती है वो ये कि जो स्क्वायर ऑफ द पिच है उसकी जो डायमेंशन है वो थोड़ी बड़ी हैं, वेयर स्टेट जो बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं। तो जो एज अ बॉलिंग यूनिट जब कोई प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि बॉल को आगे ना रखा जाए, शॉर्ट ऑफ लेंथ स्लो बाउंसर जिसको कहते हैं, और बॉलर बाउंसर की जो ऑप्शन है, क्योंकि जो स्क्वायर ऑफ द ग्राउंड जो है वो काफ़ी बड़ी बाउंड्री है, और जब ज़रा सा मिस हिट भी होता है तो बॉल के बैट्समैन के आउट होने के चांसेस हैं। तो ये एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी। शारजा में तो आपके पास इतनी ऑप्शन नहीं, ग्राउंड भी छोटा है, बाउंड्री भी छोटी, मगर इस ग्राउंड में ये होता है कि आपको स्ट्रैटेजी डिफरेंट तरीके से प्लान अप करनी पड़ती है। आपने इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज़ की बात की, तो दोनों ही टीमें हॉट फेवरेट इस टूर्नामेंट में आई हैं। ऑल्दो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जो अपना वार्म अप मैचेस जिस तरह खेले हैं वो उन्होंने, आई डोंट नो वो इतना क्यों वो बुझे से खेले हैं। उनकी जो बैटिंग ऑर्डर भी अगर आप देखें, पोलार्ड 8वें नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे आ रहे हैं, और भी जो उनकी प्लेयर्स हैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर दोनों जो है वन ऑफ द टॉप 4 की जो हम बात करते हैं, इन दोनों टीमों के चांसेस ज़्यादा हैं। इंग्लैंड की बात करें, ओवेन मॉर्गन की अपनी जो फॉर्म है उसको लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि बात भी की अगर कि इस टूर्नामेंट में अगर, हालांकि वो कप्तान है, अगर उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट ना रही तो वो अपने आप को खुद ड्रॉप भी कर देंगे। तो ये देखिए माइंडसेट है इंग्लैंड की टीम का ओवरऑल। उसके बाद अगर बाकी जो प्लेयरों की अगर आप बात करें तो सारे ही प्लेयर जो ऐसे हैं, लिविंगस्टन की बात करें, बड़ी अच्छी वो क्रिकेट खेलते हैं। बेस्टो को देख लें आप, बटलर को देख लें, बटलर ने बल्कि दोनों प्रैक्टिस मैचेस में बड़ी ही अच्छी इनिंग्सें खेली, तो वो भी बड़े वाइटल प्लेयर हैं। तो अभी इंग्लैंड का पलड़ा भारी होगा इस मैच में, क्योंकि जिस तरह की वार्म अप मैचेस वेस्ट इंडीज़ खेली है। अगर आप टॉस की बात करें, बैटिंग की, तो अगेन वही मैंने जिस तरह बात की कि ड्यू फैक्टर यहाँ पे डेफिनेटली होगा इस ग्राउंड में, और ड्यू को देखते हुए मुझे लगता है कि पहले जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी और उसके बाद चेस करने के लिए जाएगी। एक आखिरी सवाल आमिर भाई इस सेगमेंट का, कि क्या समझते हैं कि अगर वेस्ट इंडीज़ को देखा जाए, दिफाई चैंपियन है, कल पहला मैच ही है, तो दिफाई चैंपियन का मैच को ओपन करना, यानी सुपर 12 के राउंड को ओपन करना, वो उनके लिए कितना मुश्किल है? देखिए, अभी तो जो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी भी अपना कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है। जो जिस तरह उन्होंने चेंजेस किए अपने प्रैक्टिस मैचेस में, अभी वो प्लेयर्स को देख रहे हैं कि किन को फाइनल 11 में रखना है। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों टीमें एक ही तरह की हैं, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी हिटें मारने वाले प्लेयर्स हैं। इनमें कम बैट्समैन है जो विकेट के ऊपर टिक के, जिस तरह आज एरेस्मस ने इनिंग्स खेली, इस तरह कोई इनिंग्स प्रोड्यूस करेगा, आई थिंक। लेकिन एरेस्मस को आप ये तो देखें ना कि सपोर्ट करने वाला भी तो डेविड विली साथ में मौजूद नहीं, साथ में मौजूद है, लेकिन इनमें भी है। लेकिन जब आप बात करते हैं एग्रेसर्स की, ये सारे जो अगर आप दोनों टीमों में देखें, ये छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, तो इनको थोड़ी सी गेम चेंज करनी पड़ेगी। अगर गेम चेंज नहीं करेंगे, अगर लकी डे हुआ तो लग जाएंगी, अगर विकेट जो ट्रू हुई तो लग जाएंगी। अदरवाइज जहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आया तो वो मुश्किलात हो सकती हैं दोनों टीमों को मुश्किलात हो सकती हैं। आप यासिर भाई क्या समझते हैं बॉलर्स की, अगर हम बिलखुसूस बात करें? आदिल रशीद हैं इंग्लैंड के पास, टॉम कॉरन है, जॉर्डन है, और दूसरी तरफ अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें, रवि रामपॉल हैं, हेडन वॉश हैं, अकील हसन हैं। तो अगर दोनों तरफ गेंदबाज हम देखें तो गेंदबाजों में कॉम्बिनेशन किसका खतरनाक ज़्यादा? देखिए, अगर तो देखिए सुनील नारायण इस टीम में नहीं है, अगर वो होते तो कह सकते थे कि वेस्ट इंडीज़ के थोड़ा बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है, मगर अभी अगर इनकी वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग देखें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वेयरएज इंग्लैंड के अगर आप बॉलर देखें उसमें मैथ्यू वुड है, डेविड विली बॉलिंग करते हैं, आदिल रशीद, मोइन अली इवन बॉलिंग करते हैं। तो मुझे अगर कंपेयर दोनों टीमों की अगर बॉलिंग करें तो मुझे ज़्यादा वेल बैलेंस इंग्लैंड की लगती है। ऑल्दो इंडिया के खिलाफ जब ये लोग मैच खेल रहे थे तो जिस तरीके से इंडिया के बैट्समैनों ने इनके बॉलर्स को इतने इजी तरीके से 190 रन का जो टारगेट चेज किया, उस टाइम इनकी बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी लग रही थी। मगर हैविंग सेड दैट, मुझे लगती है एक्सपीरियंस साइड लगती है, फिर वेल लेड बाय ओवेन मॉर्गन जैसे कप्तान इस टीम में हैं,
तो मुझे अगर दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो मुझे ज़्यादा बेहतर इंग्लैंड की टीम लगती है, बॉलिंग ज़्यादा बेहतर इंग्लैंड की टीम लगती है। आमिर भाई, पाकिस्तान के लिए मंजरनामा वज़ा हो चुका है कि अब किसके साथ कब मैच होने जा रहा है। पहले मैच से लेके यानी इंडिया से लेके न्यूजीलैंड, अफ़गानिस्तान, स्कॉटलैंड और नमीबिया तक हम अगर देखें तो हमारे लिए आसान हरीफ कौन सा है? हम ये कहते हैं कि हमारे पूल में हल्की टीमें आ चुकी हैं, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस देखें नमीबिया की तो वो भी हमें हल्की टीम तो लगती नहीं। स्कॉटलैंड ने भी बड़ी टीम को हराया, अफगानिस्तान भी किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकता है। तो पाकिस्तान के लिए किस मैच में ज़्यादा मुश्किल? आई थिंक पाकिस्तान का ये राउंड कदरे आसान है। अगर आप इंडिया की बात करें तो ठीक है, उनकी टीम जो है वो फॉर्म में है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, अभी आईपीएल भी ख़त्म हुआ है तो सारे प्लेयरों को कंडीशंस का भी पता है। न्यूजीलैंड की बैटिंग नहीं चल रही और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। नए प्लेयर्स आए हुए हैं, पीछे बांग्लादेश की सीरीज़ उनकी इतनी कोई अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस पे नहीं है, प्रेशर होगा इस वर्ल्ड कप में आने का। तो पाकिस्तान को एडवांटेज बहुत बड़ा है इस ग्रुप में। अगर आप देखें कि 3 बड़ी टीमों में से अगर आप 2 को हरा देते हैं तो आप अपनी जो है वो पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं टू गेट इनटू द सेमीफाइनल्स। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है कि जो है इस वर्ल्ड कप में अपने आप को असर्ट करें अच्छी क्रिकेट खेल के। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ आऊँगा। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में एक उनको एडवांटेज है, ब्रावो है और इनके ऐसे बॉलर्स हैं जो स्लोअर वन बहुत मारते हैं, स्लो बाउंसर भी करते हैं, स्लो यॉर्कर भी करते हैं। और उस चीज़ का एडवांटेज हो सकता है अगर थोड़ी सी खुरदरी इनको विकेट मिली तो इनकी जो थोड़ी सी डेफिशिएंसी है बॉलिंग अटैक में, जो वेल राउंडेड नहीं है, ये उससे कॉम्पनसेट कर सकते हैं। सही। यासिर भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम को जो अगले मैचेस हैं उसकी अगर हम तमाम टीमों के हवाले से अगर कंपैरिजन देखें तो पाकिस्तान की टीम किस हद तक स्ट्रांग है? बहुत सी बातें अब गर्दिश करना शुरू कर चुकी हैं जब मैच आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आना शुरू हुए हैं। इयान बिशप की ये राय है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। सौरव गंगुली ये राय रखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को हरा ले हर बार, इस बार मुश्किल भी हो सकती है। तो पाकिस्तान के लिए कितना एडवांटेज देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी क्रूशियल है। एक तो पाकिस्तान का जो पहला मैच है उससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस का, उसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा जिस तरीके से वो इस प्रेशर मैच में खेलते हैं। देखिए, हार जीत तो एक टीम ने हारना, एक ने जीतना है, मगर जिस तरीके से ये लोग एक तो टीम कॉम्पोजिशन अपनी जो बनाएंगे और उसके बाद जिस तरीके से ये खेलेंगे और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जब ये टीम आगे रिस्पॉन्ड कैसे करती है, क्योंकि जितना प्रेशर दोनों टीमों पर होगा तो उस मैच के हारने जीतने के बाद उस टीम का पता चलेगा। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे जो थोड़ा सा कंसर्न ये है कि जो पावर प्ले जिस तरीके से हमारे प्लेयर ऑल्दो सक्सेसफुल रहता है, ये हमारी जो जोड़ी है रिजवान की और बाबर की, ये सक्सेसफुल तो रहती है, इनकी जो स्टैट्स बताते हैं। मगर जो मैंने पहले शुरू में जो बात की थी ना कि जब आप पावर प्ले जीतते हैं तो आपके चांस मैच जीतने के ज़्यादा होते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्निंग। अगर आप पावर प्ले में अगर रन्स नहीं करते और जब आप मिडल में आके किसी अच्छी टीम के खिलाफ या स्पिनर्स के खिलाफ आपके वही प्लेयर जब बीच में आके आउट हो जाएं तो नए प्लेयर के लिए आके स्ट्रेट अवे रन्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपने पावर प्ले में रन्स किए हों तो वो आपको ऐड इन करते हैं कि जब मुश्किल बॉलिंग मिडल में हो रही होगी, स्पिनर जब ऑपरेट कर रहे होंगे तब खेलना भी मुश्किल हो सकता है। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी यही है कि पावर प्ले में आप बेहतरीन परफॉर्म करें, तभी उसका इंपैक्ट जो है वो दूसरी तरफ भी पड़ सकता है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है उसकी सम का तय्युन जो है वो पहले मैच के नतीजे से होगा। बहुत शुक्रिया यासिर अरफात साहब। नाज़रीन, हम दीगर बातें करेंगे, हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और कल के हवाले से टिप देंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है सवाल और जवाब का सेगमेंट। उस सेगमेंट में कल जिसने बेहतरीन सवाल किया उनके बेहतरीन सवाल का इंतखाब किया गया। तो बेहतरीन सवाल था स्कर्दू से असद बाकरी का, और असद बाकरी आज के विनर करार पाए हैं। उन्होंने कल बेहतरीन सवाल किया था। तो आज के सवालात के सेशन की जानिब बढ़ते हैं। आप हमें अपना सवाल भेजिए, वीडियो बनाइए, 92 न्यूज़ को व्हाट्सएप कीजिए और बेहतरीन सवाल करने वाले को गेंद साबिक कप्तान आमिर सुहेल के ऑटोग्राफ के साथ TCS के जरिए उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो आज फिर बढ़ते हैं आज के सेगमेंट की जानिब के बेहतरीन सवाल किसका है और आज के कुली सवाल क्या है। तो आइए देखते हैं।
मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त आमिर और वहाब रियाज नहीं है, लेकिन उसकी कमी शाहीन और हसन अली रऊफ पूरा कर सकते हैं। मेरा आमिर सोहेल से ये सवाल है, अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के 2 वार्म अप मैचेस हमने देखे जिसमें पाकिस्तान की बॉलिंग हमें वीक साइड पे लगी, जबकि इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों स्ट्रॉन्ग थी। अभी इस प्रीवियस मैचेस को आप मद्देनजर रखते हुए आप हमारी टीम को क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा आमिर सोहेल ये सवाल है कि जो टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच के लिए यही टीम इंडिया के खिलाफ उतरनी चाहिए या कोई तब्दीली होनी चाहिए? अमर भाई, पहला सवाल ये है कि आमिर और वहाब नहीं है तो उनकी जगह शाहीन शनवारी और दूसरे जो बॉलर्स हैं क्या वो कमी पूरा कर सकते हैं? देखिए, उनको करनी चाहिए। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंट खेले हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने तो अपने आप को प्रूव किया है, इस बीन बॉलिंग वेरी वेल। हसन अली को अभी एक आधे मैच में मार पड़ी तो उससे एकदम से जो है वो अपनी उम्मीदें नीचे नहीं लानी चाहिए। आई थिंक बड़े मैच में ये अपने आप को लिफ्ट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। कंसर्न है 1-2 जगह पे, लेकिन अभी उनका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता, उसके बाद में बात करेंगे। बाद में कब? पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद बात करना आ रहा है ना करीब मैच, तब करेंगे बात। दूसरा सवाल ये कि आप ये देखें कि वार्म अप मैच पाकिस्तान का, जिस तरह की पाकिस्तान की कारकर्दगी रही, बॉलर्स की बिलखुसूस कारकर्दगी की बात की गई, और दूसरी जानिब इंडिया का जो वार्म अप मैच था और जिस तरीके से उनकी दोनों तरफ बॉलर्स और बैटर्स दोनों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, तो वो कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि किस तरह की तब्दीली हमें अपनी टीम में करनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिट ला सके पहले मैच में? देखिए, आपकी बैटिंग लाइनअप तो वो आपको दोनों मैचेस में पता लग गया कि माइंड सेट क्या है। इन्हीं बैट्समैनों के साथ जाया जाएगा। ओपनर्स रिजवान और बाबर, दैन फ़खर जमान, हफीज़, शुएब मलिक, आसिफ, शादाब, इमाद वसीम, हसन अली, दैन शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? आप मोहम्मद वसीम के साथ करेंगे जो बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने उनको 2 ओवर्स करवाने के बाद उसके बाद बॉलिंग नहीं दी। तो मैं ये समझता हूँ प्रैक्टिस मैच था, अगर उनको पहले 2 ओवर्स में मार पड़ गई है तो आपने बॉलर का मेटल चेक करना है कि ये प्रेशर में किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। उसको तीसरा ओवर करा के देख लेते क्या ये अपने आप को रिडीम करता है, प्रेशर में आके अच्छी बॉलिंग कर सकता है। अगर वो प्रेशर हैंडल कर लेता है उस वक्त तो आपको वो ये आपके ऊपर वाज़ेह हो जाता है कि बड़ा प्रेशर मैच खेल सकता है। आई थिंक वी मिस्ड अ ट्रिक देयर। डेप्थ ओवर को लेके हमारे में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं वो ये कहते हैं कि हम बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पा रहे डेप्थ ओवर में। तो डेप्थ ओवर में हम किसको आजमा सकते हैं, क्या तब्दीली कर सकते हैं? जी, मैं कह रहा था, काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि आपने ये जो एरिया है उसको जो है वो देखना है कि आखिरी ओवर किससे करवाए जाएंगे। अब देखें, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो तो आपके पास हसन अली का ही है, आपको उनके साथ ही जाना पड़ेगा। हारिस रऊफ को आप देखें, शुरू में जब आप खिलाते थे उनको 10 ओवर के बाद लेके आते थे, अब उनको दायरे में भी बॉल करवा रहे हैं आप, उनकी यॉकर्स उसकी वजह से अब यॉकर नहीं लग रहे उनके। अब ये देखें, ये लड़के इतने अरसे से ये पाकिस्तान खेल रहे हैं, इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्रूवमेंट का वो अभी तक इनमें नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आज भी आप वल्नरेबल हैं कि यार अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये क्या करेंगे या नहीं करेंगे, इनको खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। और जिन कोचेज़ ने इनके साथ काम किया हुआ है, आई थिंक अब टाइम आ गया कि उनको ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट से काफ़ी अर्सा परे ही रखें। सही। आखिरी सवाल टिप ऑफ द डे के हवाले से, कल पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और दूसरा मैच इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़। वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम जो है वो बेटर इक्विप्ड होगी। हालांकि दोनों टीमें एक तरह की हैं, लेकिन इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं वो ज़रा आखिर तक जाते हैं तो उनको एडवांटेज हो जाएगा और लेग स्पिनर है उनके पास। सही। नाज़रीन, फिर देखते हैं कि कल सुपर 12 का जो पहला मरहला शुरू होने वाला है, मैचेस कितने सनसनीखेज होते हैं, किसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। परफॉर्मेंस के बाद कुली तौर पे मैच का अहाता करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे फिफ्थ अंपायर के साथ। तो नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, कल मिलेंगे आपको इसी जगह इसी वक्त। आज के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।